फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो चर्चा में कम आता है मगर इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। वो है आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अभी सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जुरिडिक्शंस को हमने डिस्कस किया था। हमने रिट जुरिडिक्शन डिस्कस किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिस्कस किया था, एब्सोल्यूट जस्टिस देने की पावर आर्टिकल 142 में डिस्कस किया था, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट की एडवाइस लेने की पावर डिस्कस किया था। इसके साथ साथ आर्टिकल 136, 137 और अपील जुरिडिक्शन आर्टिकल 133 से लेकर के 134A तक हमने डिस्कस किया था। आज मैं एक ऐसे प्रोविजन पे आपका जो अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहता हूं, जो आप देखेंगे है तो कोर्ट, है तो जुडिशियल वर्डिक्ट, है तो जजमेंट, चाहे वो ऑर्डर के फॉर्म में हो, चाहे डिक्री के फॉर्म में हो, लेकिन आती सुप्रीम कोर्ट से है। और आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेशल पावर दी गई है, ये एक्सक्लूसिव पावर है जो कि हाई कोर्ट के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 141 में जो पावर दी गई है उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस, और उसे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता आर्टिकल 141 में, चाहे वो कोई लॉ हो चाहे ना हो, अगर लॉ नहीं भी है तब भी सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर है आर्टिकल 141 में। इसीलिए कहते हैं कि ये इसका पावर कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस। ये कॉमन लॉ सिस्टम का पार्ट है, ब्रिटिश क्वीन बेंच की कोर्ट से डिराइव हुआ है। इसे कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस। स्टेयर डिसाइसिस मतलब होता है कि कोर्ट जो कुछ भी बोलेगी, हाईएस्ट कोर्ट इस कंट्री की जो कुछ भी बोलेगी, नीचे के सभी लोग उससे बाउंड होंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे अथॉरिटीज हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे पार्लियामेंट हो, कोई उस पर चूंचा नहीं कर सकता। हालांकि देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव सैंक्शन नहीं होता, कोई विधायी सैंक्शन नहीं होता। तो आर्टिकल 141 की जो जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है वो दैट अमाउंट्स टू लेजिस्लेशन। तो अब आप देखें कि इंडिया में लेजिस्लेट करने की पावर पार्लियामेंट के पास है या विधायिका के पास है, लेकिन इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन आर्टिकल 141 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट भी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 में उस गैप को पूरा करती है जहां लॉ नहीं होता। जहां लॉ नहीं होता, जस्टिस देना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है, राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो, किसी का रेप हो रहा हो, किसी महिला को लोग परेशान कर रहे हो, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा हो और इसके पीछे कोई लॉ नहीं हो, जैसे आपने देखा कि सारे अमेंडमेंट्स लॉ में बाद में होते हैं। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सीआरपीसी अमेंडमेंट तो हुए, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, लेकिन इसके पहले क्या था? इसके पहले भी वायलेंस होते थे, सेक्सुअल वायलेंस भी होते थे। तो इसको पूरा करने के लिए, इस गैप को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समय समय पर अपनी रूलिंग देती थी। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आर्टिकल 141 में देती है, उसकी वही वैल्यू है जो एक लॉ की है। जब तक कि पार्लियामेंट लॉ बना करके उसे या तो उस रूलिंग को कन्वर्ट ना कर दे कानून में, या उसको रूल कर दे ना कर दे, या उसमें कोई अमेंडमेंट ना कर दे। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है वो तब तक बाइंडिंग है जब तक पार्लियामेंट उसमें कोई चेंज नहीं कर सकती, और पार्लियामेंट उसमें कोई चेंज कर सकती है केवल उसके अगेंस्ट पे लॉ बना करके या अमेंडमेंट करके। तो आर्टिकल 141 का जो इंपैक्ट है वो तब तक रहता है जब तक खुद पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बना देती। जैसे आपने देखा विशाखा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वीमेन काम करने जाती हैं, वर्कमेन जो वर्किंग वीमेन है, उनको लेकर के काफी टीजिंग होती थी, छीटाकसी होती थी, उनके खुद जो कलीग्स थे उनको परेशान करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन ले डाउन की है, और उसी गाइडलाइंस की बेसिस पर अल्टीमेटली आप देखेंगे 2014 में प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन अगेंस्ट वर्क प्लेसेस एक्ट 2014 में बना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है और महिलाओं को उत्पीड़न रोकने के लिए तमाम प्रोविजन किए गए। लेकिन ये लॉ आया कहां से?
ये ला आ रहा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 141 की गाइडलाइन से। ऐसे बहुत सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है ला, और जो डिक्लेयर करता है वो ला के बराबर, दैट अमाउंट टू पार्लियामेंट्री ला। फॉर्मल ला भले ना हो, स्टैट्यूटरी ला भले ना हो, स्टैट्यूट भले ना हो, लेकिन उसकी वैल्यू वही होती है, उसकी एफिकेसी वही होती है जो एक ला की होती है, और उस पर कोई भी बॉडी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई सिटीजन अपनी आंख नहीं उठा सकता जब तक कि उसमें कोई चेंज न हो जाए या उस ला को टोटल तरीके से इंस्टीट्यूट के फॉर्म में कंफर्म न कर दिया जाए। ये जो आर्टिकल 141 की पावर है, इसमें बीच बीच में, क्योंकि ये प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था, और ये हमने डिराइव किया ब्रिटिश के क्वीन बेंच कॉमन लॉ सिस्टम से, जिसमें हायर कोर्ट, क्योंकि जो हायर कोर्ट जो डिसीजन देता ब्रिटेन में, अब तो वहां सुप्रीम कोर्ट बन गई, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं थी। 2008 के पहले सारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स था या हाई कोर्ट था, ऐसे कहते क्वीन बेंच डिवीजन, क्वीन बेंच। तो जो क्वीन बेंच जजमेंट्स होते थे वो बाइंडिंग होते थे, उसे कहते थे प्रेसिडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस। तो जो स्टेयर डिसाइजेस की जो डॉक्ट्रिन है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रेशियो डिसाइडेंडाई, रेशियो डिसाइडेंडाई, दूसरा होता है ऑबिटर डिक्टा। तो रेशियो का क्या होता है, जब आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई मैटर लेके कोर्ट में जाते हैं, तो आप कुछ रिलीफ मांगते हैं, तो उस रिलीफ पर सुप्रीम कोर्ट जो गाइडलाइन देती है उसे कहते हैं रेशियो, रेशियो डिसाइडेंडाई। और जो रिलीफ आप क्लेम नहीं करते या जिस पर कोई बहस नहीं होती, फिर भी सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई गाइडलाइन दे देती है, कोई ऑब्जर्वेशन दे देता है, उसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। ध्यान रखिएगा, रेशियो डिसेंडाई एंड ऑबिटर डिक्टा। तो रेशियो डिसेंडाई बाइंडिंग होता है और ऑबिटर डिक्टा बाइंडिंग नहीं होता। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन नीचे की कोर्ट को, जनरली नीचे की कोर्ट इसमें रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर बाइंडिंग ना हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता है। लेकिन जबकि रेशियो डिसाइडेंडाई आपको मानना पड़ता है, चाहे कोई भी बॉडी हो, कोई सिटीजन हो, कोई पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, गवर्नर हो, एवरी बॉडी इज बाउंड टू ओबे द लॉ। इसे कहते हैं स्टेयर डिसाइजेस की डॉक्ट्रिन। तो ये डॉक्ट्रिन जो हमने लिया है ब्रिटेन से, ये अनसर्टेन है, क्योंकि एक तरफ तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है, दूसरी तरफ पावर आप 141 में दे रहे हैं, इसलिए टाइम टू टाइम इसमें कंट्रोवर्सी तो नहीं है, लेकिन कभी इसका ऑब्जेक्शन न तो पार्लियामेंट ने किया है न हमने किया, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, सारे जुरिडिक्शंस के बाद भी, रिट जुरिडिक्शन के बाद भी, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर दी गई है जो वर्ल्ड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती। जैसे आर्टिकल 142 में पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, इसी तरीके से आर्टिकल 141 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है डिक्लेरेशन करने के, प्रोनाउंस करने की, किसी फॉर्म में कर सकती हो जहां पर कोई लॉ नहीं है लेकिन लॉ की जरूरत है। तो जब तक लॉ पार्लियामेंट्री लॉ नहीं बन जाता, जब तक स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बन जाता या कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस लॉ का काम करती है। और खास तौर से उन केसेस में, जैसे आपने देखा चंद्रिमा दास वर्सेस रेलवे चेयरमैन बोर्ड के केस में, जिसमें रेप का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपनसेशन मिलना चाहिए जो वीमेन होती है, जो रेप की वीमेन होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने देखा जाए तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का प्रिंसिपल, कि मतलब आर्टिकल 21 का वायलेशन अगर होता है तो जिनका वायलेशन होता है उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। और इसमें कई केसेस आपने देखा, इस कोर्स को शुरू किया सुप्रीम कोर्ट 1985 में एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसके बाद एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ के केस में, जिसमें पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का सिद्धांत लागू किया गया, जो पॉल्यूशन करे वही जुर्माना भरे। डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल भी लीगल और इन्वायरमेंट वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में लागू किया गया, जिसमें कहा गया, पहली बार कहा गया कि गवर्नमेंट या स्टेट एक कस्टडियन है, एक ट्रस्टी है, और सारी पर्यावरण की रक्षा करना उसकी ड्यूटी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आर्टिकल 141 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, क्योंकि जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, वो आर्टिकल आप जान ही रहे हैं कि
कि 41, 42, 43 में सब चीजें डायरेक्टरी प्रिंसिपल में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने इसी पावर से ले आया इसे डायरेक्टरी फंडामेंटल राइट में और इसे बनाया आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो ये जो 141 है, ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है। बहुत सारे केसेस आप देखेंगे अभी चल करके कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक दो एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत खास तौर से जो केसेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो केसेस डील करते हैं पर्यावरण को, न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, ऐसे केसेस के बारे में, क्योंकि कोई प्रॉपर लॉ इंडिया में नहीं है लेबर लॉ के बारे में, इंडिया अभी भी नया न्यूली डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका सहारा बहुत लेता है। बहुत सारे केस इसमें आए हैं। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस AP जायसवाल का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसको कि भले आर्टिकल 141 फॉर्मल इंस्टीट्यूट का पार्ट ना हो, फॉर्मल विधान का पार्ट ना हो, लेकिन ये कॉर्नरस्टोन कॉन्स्टिट्यूशन का, बिना इसके कॉन्स्टिट्यूशन की जस्टिस सिस्टम अधूरा ही रहता है। ये जजमेंट 2001 में आया था। और तो अब ये इसी से रिलेटेड एक टर्म और आता है, पर इन क्योरियम। पर इन क्योरियम क्या होता है? पर इन क्योरियम वो जजमेंट का पार्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट दे देता है लेकिन आर्गू नहीं होता, वकील या लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, तो ऐसा पार्ट भी आउटर डिक्टा का पार्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वही बाइंडिंग होगा जो इंस्टीट्यूट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, या ऐसा पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है भी, लॉ में है भी, लेकिन वकीलों से आर्गू नहीं किया गया है, ऐसे केसेस को कहते हैं जजमेंट पर इनक्योरियम, और ये बाइंडिंग नहीं होता। तो आर्टिकल 141 का जब कंटेक्स्ट लेंगे तो बाइंडिंग क्या होगा? रेशियो डिसेंडाई। और नॉन बाइंडिंग क्या होगा? नॉन बाइंडिंग होगा ऑबिटर डिक्टा, जजेस के ऑब्जर्वेशन, और पर इनक्योरियम, जजमेंट पर इनक्योरियम, जो जजमेंट का पार्ट नहीं होता, जो इनफॉर्मल हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल 141 का स्टेटस क्या है। तो आर्टिकल 141 का स्टेटस भले इससे चूट करना हो, लेकिन इट अमाउंट्स टू लॉ, बट इट इज ए टेम्पररी लॉ, नॉट फुल लॉ, क्योंकि फुल फ्लेज लॉ मेकिंग पावर केवल पार्लियामेंट के पास है या लेजिस्लेशन के पास है। इसलिए आर्टिकल 141 का पर्पस तभी तक रहता है जब तक कोई लॉ बन नहीं जाता। इसमें कई केसेस, आप जैसे अभी हम आगे आते हैं, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आर्टिकल 141 का जजमेंट होता है, नीचे की कोर्ट पर बाइंडिंग होता है, पार्लियामेंट की बाइंडिंग होता है, और हर इंडिविजुअल पर बाइंडिंग होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बाउंड है? तो इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। इसके पहले फेडरल कोर्ट होती थी, उसके पहले प्रिवी काउंसिल होती थी, जिनका जजमेंट बाइंडिंग होता था। इसके पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास नहीं था, तो जो रूलिंग होती थी वो बाइंडिंग होती थी। तो अब क्वेश्चन ये है कि 1950 की कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग के बाद जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है और उस पर कोई लॉ नहीं है, लेकिन रेमेडी चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देना और लोगों को जस्टिस और इक्विटी देना। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब पर बाउंड होता है, उन दो को छोड़ करके ऑबिटर डिक्टा और ये जिसको पर इंक्यूरियम डिक्लेयर किया जाए। अब जब पहला क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि आप देखिए 50 के बाद 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो अब क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से, या मान लीजिए पहले कोई जजमेंट फेडरल कोर्ट ने दिया है, प्रिवी काउंसिल ने दिया है, जो आज के सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, तो क्या उसके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट बाउंड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका उत्तर दिया, बंगाल इंडेमनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट न तो अपने प्रेडेसेसर्स, मतलब न तो प्रिवी काउंसिल न ही फेडरल कोर्ट की जजमेंट से बाउंड है, और यहां तक कि वो अपने जजमेंट से ही नहीं बाउंड है। तो अब जो आर्टिकल 141 की एफिकेसी है वो क्या है? वो केवल नीचे की कोर्ट के लिए है या अदर बॉडीज के लिए है, न कि सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को उलट सकती है। आपने खुद देखा कि AK गोपाल के केस में 6 जजेस की बेंच के अपने ही जजमेंट को
मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया था। इसी तरीके से अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में ये जो गोलकनाथ का केस था, गोलकनाथ के केस को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में उलट दिया था। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस आप देखेंगे कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से ही पलटी मार लेती है, इस आधार पर कि सर्कमस्टांसेस चेंज है, लोगों को रिलीफ चाहिए। तो आपने देखा कि 1958 में जो सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि नहीं, आर्टिकल 22 में अगर किसी को डिटेन करते हैं तो उसमें हमको रिलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि वो उस पर लॉ है, लॉ इज मेड बाय द ओनली पार्लियामेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, इसलिए जो आर्टिकल 22 में लिखा गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है तो आप जाइए पार्लियामेंट से कहिए लॉ बनाए, हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपने देखिए धीरे धीरे आर्टिकल 141 का स्कोप बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके खास तौर से तीन तरह के फैक्टर्स आए इस कंट्री के सामने। पहला आया सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का क्वेश्चन आया, दूसरा आया पर्यावरण आया। पर्यावरण इसलिए क्वेश्चन आ गया क्योंकि पहले पेड़ बहुत ज्यादा थे, प्लांटेशन बहुत ज्यादा थे, लोग गांव में रहते थे। जब अर्बनाइजेशन हुआ तो पेड़ कटने लगे, प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के, सांस को लेने की हुई। तो पहला क्वेश्चन था सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, लोगों को न्याय मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले। दूसरा था पर्यावरण। तीसरा था बेसिक फैसिलिटीज, राइट टू हाउस, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके बिना लाइफ पूरी अधेरी है। इसी तरीके से लेबर लॉ में चेंज लाया गया। तो ये सारे चेंजेस आप एक एक करके देखें। सरकार जहां टाइमली लॉ नहीं बनाती वहां सुप्रीम कोर्ट अपने आर्टिकल 141 के थ्रू जाती है और अपनी जजमेंट में चेंज करती है टाइम टू टाइम। जैसे मैंने बताया, उसने अपनी जजमेंट में कई बार चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है। जैसे मैंने वही बताया आपको, बिहार वाला केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बंगाली मिलिट्री वाला केस, कि अपने जजमेंट हम चेंज कर सकते, बाउंड नहीं है। यही चीज सब बच्चन सिंह केस में भी कही थी। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस बड़ा लीडिंग केस है 1982 का, जो डेथ सेंटेंस से रिलेटेड है। रेयरस ऑफ द रेयर केस का प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। इसमें आईपीसी का आर्टिकल 53 में डेथ सेंटेंस एक पनिशमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ सेंटेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ये जो सीआरपीसी है दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसके पहले कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, फांसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेन आर्टिकल 21 है। बाद में बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 141 में जो जजमेंट देती है या किसी भी जजमेंट देती है, कभी भी अपने जजमेंट से बाउंड नहीं होती है या नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिपीट किया है, खासतौर से अभी दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस ट्रक गुजरात 1991 का केस था। इस केस में क्या हुआ था कि सीजीएम नाडियाड को पुलिस वालों ने उनके मुंह पे कालिख पोत दी और उनको गधे में बैठा करके पुलिस सिटी में घुमाया। ये ह्यूमिलिएशन था और ये इसमें जो इशू इन्वॉल्व हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई जजमेंट दे दिया था कि जो अरेस्ट होगा आर्टिकल सेक्शन 46 सीआरपीसी में, अरेस्ट अगर प्रोसीजर तरीके से किया गया है तो अरेस्ट सही है। तो ये चूंकि अनप्रोसीजरल था, इस पर कोई लॉ नहीं था, ले डाउन नहीं था कि अगर किसी जज को अरेस्ट करना तो कैसे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आर्टिकल 141 ले डाउन किया गया, सीआरपीसी को इंटरप्रेट किया कि जज को आप तभी अरेस्ट कर सकते हैं जबकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट के हाई कोर्ट की या डीसी जज से परमिशन ली गई हो। ये पहला केस था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम डिसाइड करेंगे कि जज को आप कैसे अरेस्ट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। और इसी तरीके से बहुत जजमेंट है, जैसे स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस अब्दुल मजीद का केस था 1954 में। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम अपने जजमेंट से बाउंड नहीं है। तो आर्टिकल 141 की एफिकेसी तब तक के लिए है जब तक कोई लॉ पार्लियामेंट फ्रेम न कर दे, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ही लिविंग अलाइव प्रोविजन है, क्योंकि इसने सेक्सुअल ऑफेंसेस को, रेप ऑफेंसेस को, एनवायरनमेंट को, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को अमेलियोरेट करने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल पे किया है। तो आर्टिकल 141 में खास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये इनफॉर्मल लेजिस्लेशन है। इसका मतलब इंडिया में इसे कहते हैं जुडिशियल लेजिस्लेशन, और ये तब तक वैलिड है जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती, तब तक ये लॉ की तरह काम करती है। देयरफॉर इट इज नॉट ए लॉ बट इट एक्ट्स एज ए लॉ। इंस्टीट्यूट के बराबर है, भले इंस्टीट्यूट न हो। दूसरा,
सारे नीचे की कोर्ट्स, सारी बॉडी इससे बाउंड होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे बाउंड नहीं होगा। तीसरा, इसकी एफिकेसी वही होगी जो कॉमन जजमेंट, नॉर्मल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट देता है, और सारे बॉडीज, सारे बाउंड, सारे इंस्टीट्यूशंस, सिटीजन बॉडीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज सभी उससे बाउंड होते हैं। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसका समय समय पर यूज सुप्रीम कोर्ट करती रहती है अगर इस पर कोई लॉ नहीं होता। तो चौथा पॉइंट इसमें पॉइंट आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 141 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस ये लॉ के गैप को पूरा करती है, जहां लॉ नहीं होता वहां ये लॉ ले डाउन करती है। ये आर्टिकल 141। इसके अलावा एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहा था जुडिशरी में, जो हर करके है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, आप जान रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। अभी 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट जज एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 2017 में, जब पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने एक नेशनल जुडिशियल बॉडी बनाने की बात की थी, काउंसिल बनाने की बात की थी, जो जजेस को अपॉइंट करेगी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्वेश्चन कर दिया था, इस आधार पर क्वेश्चन कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हट करता है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन भी है, क्योंकि अगर हम जुडिशरी में इंटरवीन करने की परमिशन करें एग्जीक्यूटिव को, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, आज हम बात करेंगे उसी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंस है या नहीं है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं। कुछ पॉइंट्स में हम आप कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे जिससे आपको डेवलप करना। पहला तो ये है कि आर्टिकल 50 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन ही बता दिया गया था। दूसरा है आर्टिकल 124(2) में जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट तो करेगा, लेकिन विद एडवाइस ऑफ द कॉलेजियम करेगा। पहले था विद एडवाइस कंसल्टेशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि इसका जो अपॉइंटमेंट होगा कॉलेजियम के असिस्टेंस से ही, कॉलेजियम के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, नहीं तो उसके पास कोई पावर नहीं है। ये दूसरा फीचर है जो हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंस ग्रांट करता है। तीसरा फीचर है आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 125 कॉन्स्टिट्यूशन में जो जजेस की सैलरी है, जो पर्क्स हैं, जो एमॉल्यूमेंट्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उनको पार्लियामेंट डिसाइड कर लेती है, और उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं आ सकता, उसमें डिरोगेशन नहीं हो सकता। जजेस की सैलरी जो फिक्स होती है, जो फैसिलिटीज दी जाती है, उसमें पार्लियामेंट कोई चेंज नहीं कर सकती है जो उसको डिटेरिएट करे, जो इसको मिनिमाइज करे। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो जजेस की सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, और उस जो पार्लियामेंट डिसाइड करती है, सेकंड शेड्यूल में दिया गया है कि किसकी कितनी सैलरी है। चौथा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 145 में हमने पहले डिस्कस किया था, अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, अपने प्रोसीजर्स के बारे में, कैसे प्रोसीजर करेगा, कैसे वो काम करेगा, कैसे बेल देगा, कैसे अपील करेगा, अपील का राइट कैसे देगा, कैसे रिव्यू करेगा, उसमें आर्टिकल 145 में सुप्रीम कोर्ट को खुद पावर दी गई है जो इसके इंडिपेंडेंस को शो करता है। और पांचवा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहीं भी ट्रेड करने का राइट नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आप भारत के किसी कोने में न तो नौकरी कर सकते हैं, न तो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं इन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा कोई ट्रेड कर सकते हैं जो जुडिशरी से अनरिलेटेड हो। और अगर हाई कोर्ट के जज हैं तो हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता, मगर उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकता। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो कहीं नहीं कर सकता। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है आर्टिकल 129 में, और यही चीज आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के बारे में दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को खुद अपने कंटेम्प्ट को या अपने जजमेंट के कंटेम्प्ट को पनिश करने की पावर दी गई है, जो इंश्योर करती है कि जब भी कभी ऐसी पोजीशन आएगी तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के कंटेम्प्ट को पनिश करेगा। अगर आपने पेपर में पढ़ा हो, अगर आपको याद हो, तो जब अयोध्या कांड हुआ था 1992 में, तो कल्याण सिंह को एक दिन की 24 घंटे की जेल हुई थी, जबकि चीफ मिनिस्टर भी थे। कितना जज में कितना पनिशमेंट देना है डिसाइड करती कोर्ट, मगर ये कोर्ट की एक्सिलरी पावर है।
इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। ये 7 फीचर ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट, और एक पॉइंट और है जो आप डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल 32 से आती है, 136 से आती है, और हाई कोर्ट को आती है 226 से 227 से आती है। तो जुडिशियल रिव्यू की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का कोई ऑर्डर हो, चाहे प्रेसिडेंट का ऑर्डर हो, किसी भी कमांड को, किसी भी ऑर्डिनेंस को, किसी भी ऑर्डर को वो स्ट्रक डाउन कर सकती है, उसे मॉडिफिकेशन कर सकती है, उसे किसी तरह का रिव्यू करके जो अग्रीव्ड है उसको कोई रिलीफ दे सकती है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के बीच अपने को एडजस्ट करके अपने को ऊपर रखे हुए है। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसे रूल ऑफ लॉ अप्लाई करना है, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का जो ड्यूटी है, राइट ड्यूटी दोनों भी है, सुप्रीम कोर्ट का राइट भी है और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी भी है, वो फंडामेंटल राइट को ही नहीं बल्कि किसी तरह का कोई ऐसा राइट हो जो किसी को दिया गया है, या कोई ऐसा एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हो, लॉ का हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में प्रोवाइडेड हो, उससे प्रोटेक्शन दे। ये 2 हमने डिस्कस किए टॉपिक आपको। अब कल डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं रिट जुरिसडिक्शन को अलग से, आर्टिकल 32 और 226 से। थैंक यू।